Hello everyone, I hope that you all are doing well and studying so hard. Okay, so today we will start with our further portion, part of the portion. So today what we are going to study is Halsey Premium Plan and Halsey Weir Plan, then Rowan Plan, and then Emerson. Okay, so today's lecture will be maximum on theoretical part as compared to practical sum. Practical sum हम लोग सिर्फ एक ही करेंगे आज, कल हम और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सम करेंगे, बट आज के लेक्चर में थियोरटिकल पार्ट ज्यादा होगा बिकॉज लेबर चैप्टर इज सच अ चैप्टर जहां पर थियोरी पढ़े बिना तुम प्रैक्टिकल नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेज. हर पर्सन का एक अलग अलग मेथड है. ओके तो तुम्हें हर एक मेथड सीखने के लिए तुम्हें हर किसी पर्सन का अलग अलग जो भी जिन्होंने भी थियरी दी है, ओके ऑथर जो भी है उनका तुम्हें थियोरेटिकल पार्ट पता होगा तो ही तुम उनके मेथड से सॉल्व कर पाओगे. ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद our first topic, that is Halsey Premium Plan. This plan was originated by F.A. Halsey, an American engineer, in 1891. This plan guarantees the worker a minimum wage per hour, a worker who takes the same time or more than allowed. Time received, more than allowed time received, his time rate. However, if the worker completes his job in less than allowed time, he is paid a fixed percentage of saving in time. This percentage may vary from 30 to 70% of the time saved. The most usual percentage is 50%, and remaining 50% is the share of the employer. कुछ नहीं है. देखो अब तक हम जितने भी मेथड हमने सीखे उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है ना. मतलब टाइम सबका फिक्स रहता था. जैसे कि सपोज किसी क्वेश्चन में 8 आवर्स काम करना है तो सबको 8 आवर्स काम करना है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो. ए बी सी कौन है, वर्कर्स है हमारे. तो सबके लिए एक फिक्स टाइम होता था 8 आवर्स. अब हम ऑब्जर्व क्या करते थे कि इस 8 आवर्स में ए ने कितना प्रोड्यूस किया, बी ने कितना प्रोड्यूस किया और सी ने कितना प्रोड्यूस किया. सपोज 8 आवर्स में ए ने प्रोड्यूस किया 100 यूनिट्स, बी प्रोड्यूस करता 90 यूनिट्स, सी प्रोड्यूस करता 120 यूनिट्स. तो यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट कौन हो गया, सी. सेकेंड नंबर किसको दोगे तुम, ए को, और बी पुअर है. सो यहाँ पर हम क्या करते थे, टाइम फिक्स्ड रहता था और हम ये देखते थे कि उस फिक्स टाइम में किसने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, तो उस बेसिस पे उस पर्सन की एफिशिएंसी कैलकुलेट होती थी. राइट, ये अब तक का मेथड था हमारा. ठीक है, जो भी मैरिक, गेंट और क्या था हमने, मैरिक किया था, गेंट किया था, टेलर किया था, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम किया था. ओके सो उन सब में ये मेथड था. लेकिन हाल्से एंड रोवन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो. इनका कैसा था कैलकुलेशन का मेथड कि ए होने दो, बी होने दो, चाहे सी होने दो, तीनों को इक्वल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. सपोज 100 यूनिट बनाना है, सपोज कंपनी चाहती है कि तीनों 100 यूनिट बनाए, तो तीनों को 100 तो बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारा काम नहीं बचेगा यहाँ पर. लेकिन तुम्हारी एफिशिएंसी किसमें कैलकुलेट होगी, तुमने कितना टाइम सेव किया. सपोज ए ने यही 100 यूनिट्स 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिए. ओके, बी को 9 आवर्स लग रहे हैं और सी ने 6 आवर्स में कर लिया. तो यहाँ पर एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट कौन है, सी. ए सेकेंड रैंक पे आ गया और बी अगेन थर्ड रैंक पे आ गया. तो यहाँ पर पर्सन की एफिशिएंसी इस बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है कि तुमने कितना टाइम सेव किया है. बिकॉज हाल्से एंड रोवन का जो मेन थियरी था, या जो उनका मैं क्या बोल सकती हूँ, उनका जो कैलकुलेशन पार्ट था वो इस तरीके से था कि कंपनी को जितना प्रोडक्ट चाहिए कंपनी उतना ही प्रोड्यूस करेगी. अब तुम वर्कर्स में अगर ये रेस लगा देते हो कि तुम कितना प्रोड्यूस करोगे, उस बेसिस पे यू विल गेट मोर बोनस, तो वर्कर लोग को क्या, वो लोग तो प्रोड्यूस करते रहेंगे, लेकिन कंपनी को ये भी तो देखना होगा ना कि हमें कितना प्रोडक्ट चाहिए.
अगर कंपनी की जरूरत ही 100 यूनिट और सारे वर्कर्स मिल करके 150 यूनिट बना रहे क्योंकि उनको बोनस चाहिए, तो कंपनी बाकी की 50 यूनिट्स का कंपनी क्या करेगी? कंपनी के लिए तो वेस्ट है ना। तो यहाँ पर हाल्स एंड रोवर ने क्या किया कि यूनिट फिक्स रखा है 100 यूनिट। अब तुम अपना टाइम सेव करो, यानी कि ए बी और सी मिलकर के 100 यूनिट ही बनाओ, लेकिन टाइम सेव कौन ज्यादा करेगा उसके बेसिस पे तुम्हारा एफिशिएंसी कैलकुलेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हाल्से और रोवन इस मामले में अलग हो जाते हैं, बाकी के जो अलग दूसरे जो थियरीज थी उसके मामले में इनकी थियरी इस मामले में अलग हो जाती है कि दे हैव टॉक अबाउट द टाइम। हाल्से एंड रोवन ने किसके बारे में बात किया? टाइम सेव, कि तुम कितने कम टाइम में वो काम कर लेते हो, उसके ऊपर से तुम्हारी एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी। और इससे पहले हमने जो मेथड सीखे थे टेलर, गैंट और मैरिक, इन सब में क्या था कि इन लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे देखा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस मामले में ये थियरी अलग है। फीचर्स देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क, ओके। वहां पर हमने यूनिट फिक्स रखा था, पहले हम यूनिट फिक्स रखते थे ना, 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स, रिमेंबर? तो हम लोग वहां पर यूनिट फिक्स रखते थे, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है, जैसे कि 8 आवर्स। 8 आवर्स कंपनी का स्टैंडर्ड टाइम है, तो तुम्हें 8 आवर्स के अंदर ही प्रोड्यूस करना है जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट है जो तुम्हें प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है। सपोज 100 यूनिट बोला है, तो ए को, बी को और सी को 100 यूनिट तीनों को भी प्रोड्यूस करना है। न तो 101 करने को बोला, ना ही 99 बोला है, 100 मीन्स 100। सो तुम्हें करना तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एफिशिएंसी किसमें कैलकुलेट होगा? टाइम में। क्लियर? तो इसीलिए हाल्से एंड रोवन मैंने बाद में पढ़ाया था, रीजन वही था हाल्से रोवन के लिए कि इनका मेथड अलग है, और उसके पहले जो हमने कैलकुलेट किया था उनका कैलकुलेशन पार्ट अलग था। देयर इज अ गारंटी ऑफ आर्ली वेज फॉर टाइम टेकन। यहाँ पर तुम्हारा एक गारंटी पेमेंट होगा फॉर द टाइम टेकन, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अभी इस हिसाब से देखा जाए तो जिस पर्सन ने 9 आवर्स में किया वो तो मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसने 9 आवर्स काम किया, तो उसको 9 आवर्स के हिसाब से काम का पैसा मिलेगा। 6 आवर्स वाले को उल्टा कम मिलेगा, जबकि तीनों ने मिलकर के प्रोड्यूस उतना ही किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जिसने सबसे कम टाइम लिया उसे क्या मिलेगा? बोनस। ठीक है, बोनस इज पेड फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर जिसने टाइम सेव किया उसका बोनस मिलेगा उसे। अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ वेज फॉर द टाइम सेव। मतलब यहाँ पर अभी सी आ गया बेनिफिट में, क्योंकि एक तो से 6 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया, उसका 2 आवर्स बचता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल गेट बोनस फॉर दैट, यानी कि तुम्हें बोनस मिलेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाता है और तुम खुश भी हो जाते हो। वर्कर का उसका बोनस मिल जाता है, एक तरीके से उसे अप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है, मेरिट क्या है? It is easy to understand. It guarantees wage for the time taken. It provides an incentive to efficient worker who save time. It encourages the employer to provide better facilities. अच्छा, अभी एम्प्लॉयर के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि तुम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करो। फैसिलिटी मतलब तुम्हारी मशीन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मशीन तुम स्टार्ट कर रहे हो तो आधे घंटे तक वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वर्कर का टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मशीन को एकदम प्रॉपरली मेंटेन रखना है, तुम्हें अपना वर्किंग इन्वायरमेंट इतने अच्छे तरीके से रखना है कि वर्कर भी काम करने के लिए मोटिवेट हो। तो अगर कोई काम करने के लिए मोटिवेट होगा तो वो पर्सन अपना काम अच्छे तरीके से करेगा, और अगर अपना काम अच्छे तरीके से करेगा तो टाइम भी प्रॉपरली सेव कर पाएगा, कम टाइम में वो अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस कर पाएगा प्रोडक्ट। सो दिस इज अ मेरिट। डीमेरिट क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम। देखो, कंपनी ये बोल सकती है कि हमें इतना यूनिट चाहिए, ठीक है, यूनिट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर मुझे पता है कि पर मंथ मेरा 1000 यूनिट सेल होता है, ठीक है, तो मैं प्रोड्यूस कितना करूंगी? 1100। चलो 100 एक्स्ट्रा भी रखते हैं, है ना, क्योंकि कभी भी डिमांड बढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास। तो यूनिट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके हिसाब से अपने नंबर ऑफ वर्कर्स देखते हुए और उनका नंबर ऑफ टाइम वर्किंग आवर्स देखते हुए मैं प्रॉपरली उनको टास्क दे सकती हूँ कि कितना यूनिट तुम्हें प्रोड्यूस करना है। बट ये जो फिक्स स्टैंडर्ड टाइम होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, ये कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर पर्सन का अलग एफिशिएंसी है, ओके। तो ये सारी चीजें थोड़ा टफ पार्ट हो जाता है फॉर अ कंपनी। अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इज नॉट सफिशिएंट। क्या होता है? जैसे कि सी ने 2 आवर्स सेव किया, ठीक है, अब उसमें से क्या होगा, उसको ये 2 आवर्स सेव करने के बदले उसको 50% ही मिलेगा एक्स्ट्रा, और रेस्ट ऑफ द 50% किसके पास जाता है? एम्प्लॉयर के पास जाता है। गेटिंग माई पॉइंट?
माना कि मैंने 2 घंटा सेव कर लिया, लेकिन 2 घंटे में से सिर्फ मुझे 1 घंटे का वेज मिलेगा, 1 घंटा मेरा वेस्ट हो जाता है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट हो जाता है। एम्प्लॉइज डू नॉट लाइक टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सेविंग ऑफ टाइम। देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने अपना टाइम सेव किया तो उसको बेनिफिट जो है वो शेयर हो जाता है 2 लोगों में, किसमें किसमें, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को थोड़ा उस चीज का बुरा भी लग जाता है, या ये भी बोल सकते हो तुम कि उसका नुकसान हो जा रहा है कि उसका काम बचाया हुआ जो उसने 2 आवर्स सेव किया था उसमें से उसको बेनिफिट कितने का मिला, ओनली 1 आवर का, और बाकी का 1 आवर का बेनिफिट किसने लिया, एम्प्लॉयर ने। इट डज नॉट गिव फुल प्रोटेक्शन टू द वर्कर। इट डज नॉट गिव फुल प्रोटेक्शन टू द वर्कर मतलब तुमने 2 आवर्स सेव करके भी तुम्हें पैसे कितने के मिल रहे हैं, 1 आवर के हिसाब से मिल रहे हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव पार्ट फॉर द वर्कर. For example, if percentage of sharing of time saved is 50-50 between employer and employee, the earning of worker who completes his job in less than allowed time will be calculated as follows. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये इतना थियरी से ये मत डर मत जाओ, कुछ नहीं है। वो क्या बोला गया है कि ऐसा वर्कर जैसे कि सी, स्टैंडर्ड टाइम था 8 आवर्स, ओके, स्टैंडर्ड टाइम था 8 आवर्स, लेकिन सी ने काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया, 8 आवर्स था स्टैंडर्ड टाइम, सी ने काम को कंप्लीट कर लिया 6 आवर्स में। ए ने तो 8 आवर्स पूरा लिया तो एक के लिए कुछ नहीं, बी ने तो 9 आवर्स लिया तो बी तो एक्स्ट्रा टाइम ही ले रहा है। तो हम लोग सी की बात करते हैं जिसने टाइम सेव किया। तो सी का तुम कैलकुलेशन कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या है, आवर्स वर्क्ड, कितने आवर्स उसने काम किए सी ने, रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम अलाउड माइनस आवर्स वर्क्ड। टाइम अलाउड कितना था 8 आवर्स, और उसने कितने घंटे काम किया 6 आवर्स, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का 50% उसको मिलेगा इनटू रेट पर आवर, ओके। यानी कि ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे हो जाता है, ठीक है, क्लियर। मतलब आर, उसने जितने आवर काम किया, जैसे कि 6 आवर काम किया, रेट सपोज 2 रुपीज था, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 6 आवर्स काम किया 2 रुपीज उसका मिल जाएगा, मतलब 12 रुपीज फिक्स हो गया, प्लस उसने टाइम कितना सेव किया 2 आवर्स, 2 आवर्स का 50% कितना हो गया 1 आवर, 1 आवर इंटू रेट 2 रुपीज, दैट इज 14 रुपीज, ओके। क्योंकि उसने बचे हुए जो उसके 2 रुपए हैं वो किसके पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा, तो इससे मिलेंगे 2 रुपए। तो दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है। ये इनका थियरी था, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो जो मैंने आपको हाल से का क्वेश्चन कराई है उसका क्वेश्चन पार्ट है। वी ऑल नो कि कॉस्टिंग बुक में ऐसा ही है कि क्वेश्चन बॉटम में दिया होता है, अप साइड में सॉल्यूशन रहता है उसका, तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं हाल से वियर प्रीमियम प्लान पे। This plan was introduced in 1900 by G&J Weir Limited in Gaslow. तुम्हें ये नहीं भी याद रहता तो जाने दो, कोई बात नहीं, थियरी है। This plan is also known as 33 1/3 raised to 66 2/3 शेयरिंग प्लान। मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग ने जो शेयरिंग किया था 50 raised to 50 में किया था, है ना, 50% एम्प्लॉय लेगा, 50% एम्प्लॉयर लेगा। यहाँ पर 33.33% एम्प्लॉय लेगा एंड रेस्ड टू 66.67% employer लेगा, okay. It is similar to Halsey plan except the worker receives 33.33% of the bonus of the time saved at the normal wage rate. Thus, the earning of the worker will consist of the wage for actual hours worked plus 33.33% bonus time saved at a normal wage rate. तो यानी कि यहाँ पर जो हालसे वियर प्रीमियम प्लान था इसमें वर्कर का शेयर और भी कम कर दिया गया। इन लोगों ने कौन सा रेशियो निकाला 33.33 एंड 66.67। अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो 1/3 मिलेगा एम्प्लॉय को और 2/3 मिलेगा एम्प्लॉयर को। तो ये तो और भी ज्यादा नुकसान की बात है, पर ठीक है कोई बात नहीं, थियरी है तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। याद रखना हाल से में 50-50 की बात हुई थी, ओके, और हाल से वियर में 1/3 एंड 2/3। रो 1 पे आ जाते हैं। रो 1 का भी इंपॉर्टेंट इक्वली है, theory and practical sums. This system of premium bonus was originated in Gaslow in 1898 by James Rowan. This plan is also similar to the Halsey plan in respect of the time saved. However,
इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाल से प्लान इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस। देखो यहाँ पर रोवन ने भी टाइम सेविंग के ऊपर ही फोकस किया, उसने भी नंबर ऑफ यूनिट ही देखा, उसने भी टाइम सेविंग के ऊपर से ही कैलकुलेशन किया है किसी पर्सन की या किसी वर्कर की एफिशिएंसी का, लेकिन इसका बोनस का कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है। इन रोवन सिस्टम बोनस आवर्स आर कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्शन ऑफ द टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें सम में समझा दूंगी। In the Rowan system, bonus hours are calculated as a proportion of the time taken which the time saved bears to the time allowed. तुम्हें proportion निकालना होगा कि कितना टाइम उसने सेव किया, परसेंट निकालना होगा। Getting my point? Suppose 6 hours में काम किया और काम का आवर्स था 8 hours, तो अब तुम proportion निकालो कि कितना proportion बैठता है। proportion निकालना है तो proportion निकालो या तो फिर परसेंट निकालो। तो कितना परसेंट टाइम सेव किया कि 6 डिवाइडेड बाय 8%, तो 75, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, फीचर स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क, इट गारंटीज वेज फॉर द टाइम टेकन, बोनस इज पेड फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। अगर तुम देखोगे तो फीचर दोनों के सेम है, बस यहाँ पर एक यही है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड लिखा है, बाकी का तीनों पॉइंट्स सेम है। ठीक है, मेरिट, इट गारंटीज वेज फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पर भी गारंटी दिया जा रहा है कि तुमने जितना भी एक्चुअल टाइम लिया होगा उसका पैसा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू द मैंडेटरी मोर एफिशिएंट वर्कर। मोटिवेशन ही मिल रहा है ना तुम्हें एक तरीके से कि अगर तुमने टाइम सेव किया है तो तुम्हें उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इट इनकरेजेस एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू द वर्कर। सेम है, मतलब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना इसका मेरिट और डिमेरिट और हालसे का मेरिट और डिमेरिट दोनों इक्वली है, क्योंकि दोनों ने फोकस टाइम सेविंग पे किया था। ठीक है, बस फॉर्मूला अलग अलग हो गया। हालसे ने 50% बोनस दे करके बात खत्म कर दी थी, लेकिन रोवन का थोड़ा उससे आगे का कैलकुलेशन है। ठीक है, डिमेरिट क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम, द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इज नॉट एडिक्वेट, द वर्कर डू नॉट इनकरेज शेयरिंग प्रिंसिपल। सेम है, कुछ नहीं, बस वहां पर इजी टू कैलकुलेट था, यहाँ पर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है और फिक्स टाइम कैलकुलेट करना टफ है। मींस एवरीथिंग इज सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर टू द हाल से। सो तुम दोनों कंपैरिजन में रीड करके याद कर सकते हो। याद रखना एग्जाम में थियरी पूछी जाती है, नाम दिया जाएगा हाल से प्रीमियम प्लान, शॉर्ट नोट्स लिखो, रोवन सिस्टम शॉर्ट नोट्स लिखो, तो तुम्हें इतना तो लिखना ही होगा फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो अगर तुम इतना सब अच्छे तरीके से रीड करोगे तो इसमें से तुम बहुत कुछ स्किप भी कर दोगे। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली तुम लिखोगे। तो थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ओके, लास्ट फॉर्मूला क्या है हाल से का? आवर्स वर्क, कितने आवर्स उसने काम किया, इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर। अभी इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा, बट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम, प्रैक्टिकल सम, यू विल गेट इट इजीली। एज ऑफ नाउ डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि वो जब हम सम करेंगे तो तुम लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट अभी तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें थियरी समझ में आए। ठीक है, कि किस पर्सन ने क्या बोला था थियरी में, किसकी थियरी क्या कहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व योर सम। सो इन टुडेज लेक्चर, दैट इज आई एम टेलिंग यू ऑल to pay attention towards theoretical part only. Today I will be covering your theory. Tomorrow we are going to solve the sum on Rowan and Halsey method. Okay, so this is our last theory and after that we are going to solve the sum. छोटा सा ही सम है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, 2 सम है क्या? ठीक है, देखते हैं। इमर्सन एफिशिएंसी बोनस। इमर्सन भी एक पर्सन था जैसे कि हालसे एंड रोवन है। ओके, इनकी एक अलग अपनी थियरी है। इमर्सन एफिशिएंसी प्लान इज सिमिलर टू द पीस रेट सिस्टम विद गारंटी टाइम वेज। दिस प्लान गारंटीज द डे वेज regardless of performance. In this plan, standard time is set for the each job or operation or a volume of production per unit of time is taken as standard. The following formula is adopted for the calculation of earning. ये इमर्सन का फॉर्मूला है, आवर्स वर्क्ड इंटू रेट पर आवर प्लस इमरजेंसी बोनस परसेंटेज इंटू आवर्स वर्क्ड इंटू रेट पर आवर।
यानी कि यहाँ पर ना इमर्सन ने कोई फिक्स रेट नहीं दिया है, कंपनी अपना रेट खुद से डिसाइड कर सकती है कि कितना परसेंट उनको बोनस देना है, ठीक है। एफिशिएंसी एंड बोनस, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 66.67% जितनी है या उससे कम है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। और अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी 66.67 से लेकर के 100 के बीच में कहीं पे भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 70%, 75%, 80% कहीं पर भी है, मोर देन 66 होनी चाहिए और लेस देन 100, द बोनस एट अ वेरी स्मॉल, the bonus at first very small but increasing rapidly to 20% above basic wage on 100% efficiency। कोई बात नहीं, अभी थियरी है, थियरी पढ़ लो, प्रैक्टिकल में सब समझ में आ जाएगा। ओवर 100% एफिशिएंसी बोनस 20% अबव द बेसिक वेज रेट प्लस 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पर इमर्सन का थियरी क्या कहता है कि अगर तुम्हारा कैपेसिटी 66.67 से नीचे तो तुम बोनस की बात भी मत करना। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 66.67 टू 100 के बीच में कहीं पर भी है तो यहाँ पर तुम्हें बोनस 20% तक मिलने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज तुम्हारा बोनस तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी 100% से ऊपर जा रही है, जैसे 101%, 102%, ओके, तो मुझे 20% तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा बोनस, क्योंकि मैंने 100 तक तो पहुंची ना, मतलब मैंने ये तो कवर अप कर लिया ना 66.67, तो मुझे 20% बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% एक्स्ट्रा, 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। मतलब मेरा एफिशिएंसी अभी 100 के ऊपर जितना भी परसेंट बढ़ रहा है, जैसे 101 बोलेंगे तो 1% इंक्रीज है, 102 मतलब 2% मेरा एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक एक परसेंट की एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट किया है इमर्सन ने, ठीक है। सो इसके मतलब क्या है कि अगर सपोज 101 किया तो मतलब 1% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, 102 मैंने अचीव किया तो 2% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मतलब बिफोर बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मैं जितना एक्स्ट्रा अचीव कर रही हूँ उतना मुझे एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ओके। Okay, here comes the formula on the time basis where standard R method is adopted. Percentage of efficiency, किसी पर्सन की efficiency कैसे कैलकुलेट होगी? Standard time allowed divided by time taken. प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये जो किया था ये एक्चुअली रॉन्ग है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर 8 आवर्स मुझे अलाउ किया था, मैंने उस काम को 6 आवर्स में कंप्लीट किया, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 होगा, इंटू 100 करेंगे तो 133, मतलब मैं 133% एफिशिएंट हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज रेक्टिफाई कर लेना। आदत से हो गई है कि कम अमाउंट को ऊपर लिखना है, ज्यादा अमाउंट को नीचे लिखना है। दिस इज जस्ट अ सिली मिस्टेक, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? सपोज मुझे 8 आवर्स अलाउ किया गया था और मैंने उस काम को 6 आवर्स में कंप्लीट किया, तो मेरा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 133%, है ना। आई एम एफिशिएंट। और अगर किसी काम को करने में तुमने 8 आवर्स अलाउड था और तुमने 9 आवर्स में उसको कंप्लीट किया, तो इट मींस यू आर नॉट एफिशिएंट। तो परसेंटेज देखो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, 8 डिवाइडेड बाय 9 परसेंटेज 88% आ गया, है ना। सो दिस इज इट, इट इज अ देयर इज अ बिट मिस्टेक, इसको प्लीज ध्यान दे देना, ओके। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउ कितना था? लास्ट के एक्सप्लेनेशन से हम देख सकते हैं 8 आवर्स, और टाइम टेकन था 6 आवर्स, तो एफिशिएंसी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन बेसिस पे अगर तुम्हें देखना है, देखो दो तरीके से तुम एफिशिएंसी देख सकते हो। एक तो टाइम के बेसिस पे देख सकते हो कि किसने कितना टाइम लिया, उस बेसिस पे भी एफिशिएंसी दिख जाती है, या तो तुम प्रोडक्शन बेसिस पे भी देख सकते हो। तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, ओके। इन दिस मेथड लेबर कॉस्ट डिक्रीज स्टीपली फ्रॉम 66% to 100% efficiency, but slowly above 100% efficiency, okay.
Next, immersion method. There is a sum. One sum we are going to solve today. Another sum I will give you as a homework or as a practice. नहीं आया तो कोई बात नहीं, next lecture में we will discuss it. Today just concentrate on one sum. Immersion का आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि हाल से रोवन में बहुत ज्यादा सम्स है, तो वो 1 या 2 लेक्चर तक वही चलने वाला है हाल से रोवन, तो वो हम बाद में कर लेंगे. आज हम इमर्सन का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स कम ही है. इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.50. ये इनका डेली वेज रेट है. द स्टैंडर्ड आउटपुट इन अ 6-day वीक इज 200 यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी. मतलब कि तुम्हें एक वीक में 6 दिन काम करना पड़ता है, ओके, और 200 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं. ये तुम्हारा 100% एफिशिएंसी दिखाता है, ठीक है. इतना अगर तुमने अचीव कर लिया, इट मींस यू आर 100% एफिशिएंट. द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस इज टू दोज वर्कर्स हु शो अप टू 66.67%. 2/3 बोलो या 66.67% बोलो, बातें की है. तो ये तो थियोरी में भी हमने पढ़ लिया है, कभी कभार क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली बताया होता है, तो विच इज वेरी नाइस. ऑफ द efficiency standard. Beyond this there is a bonus payable on a graded scale. हाँ, यहाँ पर देखो स्केल दिया हुआ है. 66.67 तक तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. अगर तुमने 80% भी अपनी एफिशिएंसी दिखा दी तो 5% बोनस मिलेगा. 90% एफिशिएंसी दिखाई तो 9% बोनस मिलेगा. 100% एफिशिएंसी पे 20% मिलेगा. मैंने कहा था ना, इमर्सन ने कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया है कि इतना परसेंट तुम्हें पे करना होगा. अकॉर्डिंग टू इमर्सन, company can decide their rate of percentage of bonus, but it should not be excess to 20%. It should not exceed 20%. Okay, below 100% of achievement. मतलब till 100% of achievement, ये 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि कंपनी के मन में आ रहा 50%, 30% कुछ भी दे रही है, ऐसा नहीं होता है. 20% तक तुम दे सकते हो 100% तक के अचीवमेंट में, ठीक है. एंड 100 के ऊपर गया तो जितना परसेंट वो ऊपर गया है, जैसे कि सपोज 101% गया तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा. 120% अगर उसने अपना टारगेट अचीव किया है तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है. फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी. देखो यहाँ पर थियरी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, विच इज वेरी नाइस, बट समटाइम्स क्वेश्चन में नहीं दिया होता. तो दैट इज आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल कि थियोरेटिकली पार्ट अपने ओर से अच्छी तरीके से पढ़ के और समझ के चलो. क्वेश्चन में कभी कभार दिया भी होता है और कभी कभार नहीं दिया होता है. हो सकता है ये फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% लाइन नहीं दिया होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसा नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमें तो करना ही है क्योंकि थियरी में बोला है. तो ये सारी चीजें इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है. इन 6 days a week, A produced 180 यूनिट, B produced 150 यूनिट, C produced 200, D 208 एंड E 130 यूनिट्स. ओके, ठीक है. 6 वर्कर्स है, 5 या 6 वर्कर्स है, उन्होंने अपना अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया है. हमें सबसे पहले देखना क्या है कि टारगेट क्या था, 200 यूनिट्स है ना. ये तुम्हारा 100% एफिशिएंसी दिखाता है. अब देखते हैं कि 200 से कम जो है तो कितना परसेंट कम है, वो भी देखना है. एक एफिशिएंसी कितनी है, 180 यूनिट प्रोड्यूस किया. प्रोड्यूस कितना करना था, 200. तो 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100. देखो ना यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, ये तो टाइम के हिसाब से और ये प्रोडक्शन के हिसाब से. तो आप यहाँ पर प्रोडक्शन दिया है, इसलिए हम प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखेंगे. एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100. ओके, तो 90% होता है. तो 90% वाले के लिए कितना बोनस है, 9% बोनस, ठीक है. सो जो दिन थे उसके 6 days उसने काम किया, ओके, इनटू रेट 2.5 पर डे था ना, कि पर आवर था. डेली वेज रेट 2.5 पर डे, तो ठीक है, वो एक दिन में 2.5 रुपए कमाते हैं. प्लस 9% ऑफ द रेट, जो भी इसका रेट था उसमें और 9% तुम ऐड कर दो, तो उससे अमाउंट मिलेगा 16.23. बी इज एफिशिएंसी. बी ने कितना प्रोड्यूस किया, 150. 150 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करेंगे तो 75% होता है, ठीक है. तो 75% के लिए तो कुछ भी, 75% के लिए क्या बोला है, 5% बोनस. ओके, ठीक है. B is earning 6 into 2.5 plus 5% of the rate. तो जो भी रेट आएगा उसका 5% तुम्हें ऐड कर लेना है. C is efficiency.
ओके, ये लाइन तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि 66.67% तक जो है उसे बोनस नहीं मिलेगा, बट अबव दैट अगर तुमने 68% भी अगर टारगेट अचीव किया तो भी तुम्हें 5% बोनस मिलेगा। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कॉस्टिंग में ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड दिस देयर इज अ बोनस पेएबल ऑन अ ग्रेडेड स्केल एज बिलो। 80% तक अगर तुम हो तो 5%, इसलिए इसका जो बी का एफिशिएंसी है वो 75% है, इसलिए उसे 5% बोनस मिल गया। सी की एफिशिएंसी 100% थी, देखो 200 प्रोड्यूस करना था, उसने 200 प्रोड्यूस कर लिया, ही इज 100% एफिशिएंट, तो 100% एफिशिएंट को कितना मिलेगा, 20% बोनस मिलेगा। ठीक है, तो जो भी रेट था उसमें 20% ऐड कर लेना। डी से एफिशिएंसी, डी ने क्या किया कि 200 प्रोड्यूस करना था लेकिन डी ने प्रोड्यूस किया 208, मतलब 8 पर यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस किया, तो परसेंटेज वाइज 4% होता है ना, 100% होना चाहिए था बट उसने 4% एक्स्ट्रा टारगेट अचीव किया है। सो 6 into 2.5 ये तो फिक्स था, प्लस 24% क्यों किया स्टूडेंट्स? 24% इसलिए किया है क्योंकि 20% तो फिक्स है ना, उसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने 100% अपना टारगेट अचीव किया है, तो 20% फिक्स है। 100 के ऊपर वो कितना परसेंट किया, 4% गया है ना, 104 है, मतलब 4% वो एक्स्ट्रा गया 100 के ऊपर, तो उसे 24%, दोनों ऐड करके 24% बोनस मिलेगा, तो इसका अमाउंट क्या होगा 18.60। ईज एफिशिएंसी, अब ई ने कितना प्रोड्यूस किया, 130 यूनिट्स, प्रोड्यूस करना था 200, तो ई की एफिशिएंसी 65% हो गई, विच इज लेस देन 66.67, तो इसे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। 6 into 2.5 मिल जाएगा 15 रुपीज, मतलब 6 दिन तुमने काम किया, 6 दिन का रेट ले लो, बोनस नहीं मिलेगा उसे। क्लियर? यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में तुम्हें सब कुछ कवर कर दिया गया है, अप टू द स्टैंडर्ड, बियॉन्ड स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड एंड बिलो बोनस लेवल स्टैंडर्ड। तो यहाँ इस एक क्वेश्चन में तुम्हें हर एक चीज कवर अप करके मिल जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना और एक और बार तुम सॉल्व करके भी ट्राई करना अपने आप से, so that you will get to know about it and take this sum as a homework, practicing sum। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, बट एटलीस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आज के लेक्चर में थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा था, बट कोई बात नहीं, वी विल सॉल्व इट। ओके, आज सिर्फ थियोरी पे फोकस करो, थियोरी तो मैं अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।